नमस्ते नमस्कार प्यारे दोस्तों। जो हमारा दलित वॉइस यूनिट नंबर 3 थी उसको स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो में आपको मैंने थोड़ा सा ये करा दिया था। आइए आज इसको क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं, आगे की तरफ ले जाते हैं और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अगर इस पार्ट में ये कंप्लीट हुआ तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में तो हो ही जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दलित वॉइस, जो हमारा यूनिट चला हुआ था। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे दलित पैंथर्स के बारे में, उनकी राजनीतिक जड़ें क्या थी। ग्रामीण इलाकों में यानी कि गांवों में क्या हुआ रहा था, मतलब कि जो दलित लोग थे उनके साथ अत्याचार हो रहा था, उनके साथ लोगों ने अन्याय किया हुआ था, उनको मतलब कि शहर से दूर रखा जाता था। ये सब चीज़ें मैंने कल की क्लास में बता दी थी। अब बात आती है तब की जब 1972 चला हुआ था ईयर, और उसके बाद दलित पैंथर्स की स्थापना की जाती है, यानी कि एक आंदोलन था ये। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं, इसमें जो जब ये इसकी स्थापना करी गई थी ना दलित पैंथर्स की, तो शुरू में इसमें नामदेव ढसाल, राजा ढसाल ये सब थे। इनके साथ भी क्या करा गया था, अन्याय किया गया था। तो इन्होंने भी इस अत्याचार को और इस भेदभाव को दूर करने के लिए इस आंदोलन में शामिल हुए थे। और इसमें JV पवार और अरुण कंबाले भी क्या थे, शामिल थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे मतलब क्या हुआ, इसकी धीरे धीरे शुरुआत हुई 1971-73 तक। उसके बाद एक इसमें मेन पॉइंट आता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आते हैं। डॉक्टर भीमराव जब अम्बेडकर आते हैं 1956 में, तो उन्होंने ना लोगों से कहा कि तुम बौद्ध धर्म को अपना लो। अपनाने के लिए फोर्स किया, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू धर्म तो ऐसे मानेगा नहीं, कि वो मतलब किसी भेदभाव को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि आप बौद्ध धर्म को अपना लो। बौद्ध धर्म अपनाने से ना अपनाने के लिए लोगों को कहा। उसके बाद जब 1928 चला हुआ था ना, तो महार सत्याग्रह चला हुआ था। तो महार सत्याग्रह भी भीमराव अम्बेडकर द्वारा चलाया गया था। तो उन्होंने ना मतलब कि उनके साथ पानी के अधिकार को लेकर गलत व्यवहार किया गया था। तो इसी वजह से क्या हो रहा था, लोगों को मंदिरों में जाने के लिए मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। तो महार सत्याग्रह कब चलाया गया था, 1928 में चलाया गया था। आगे हम पढ़ते हैं। भीमराव जो अम्बेडकर थे, उन्होंने संविधान में मतलब कि संविधान में इसको जो अछूत है, जो मतलब कि छूतों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, इस सब भेदभाव को दूर करने के बारे में कानून भी बताए थे। जो अपवित्रता है, लोगों के दिल और दिमाग से निकले, इसकी भावना को वो मतलब क्या कर रहे थे, बता रहे थे कि मैं इसको कैसे भी करके मुझे ये भेदभाव दूर करना है। लोगों के मन से ये बात निकली थी थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी ज़्यादा वो नहीं निकाल पाए थे इस महार सत्याग्रह से। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं पारंपरिक भक्ति, यानी कि बाबूराव बागुल दलित साहित्य की शुरुआत को इसी 1956 में बौद्ध धर्म परिवर्तन से जोड़ते हैं। मतलब कि एक प्रसिद्ध लेखक थे, वो भी क्या करते हैं, इस आंदोलन को बौद्ध धर्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं। शायद उनका भी यही मानना था कि अगर हम बौद्ध धर्म को अपना लेंगे तो हमें थोड़ी सा राहत मिल सकता है, और जो हमारे साथ ही भेदभाव किया जा रहा है इसको कम किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं हम दलित लेखन का विकास और प्रमुख लेखक। उसके बाद सबसे प्रसिद्ध एक लेखक आते हैं शंकरराव ढसाल। जो शंकरराव ढसाल थे ना, उन्होंने 1958 में 12 बलूतदार नाम की कहानियों की किताब प्रकाशित की थी। लेकिन इसके साथ ही बाबूराव बागुल ने उनके विपरीत थे, क्योंकि वे एक बहुत ही शक्तिशाली और आक्रमण कवि थे। उन्होंने सामाजिक हिंसा और जो ये सब चीज़ें हमारे साथ भेदभाव हो रहा था उससे रिलेटेड उन्होंने क्या किया था, किताबें लिखी थी। वहाँ पर ही एक टाइम आता है 1969 का, मराठावाड़ा से रिलेटेड क्या हो रही थी, पुस्तकें प्रकाशित हो रही थी। फिर बात आती है 25 नवंबर 1973 में बॉम्बे टाइम्स ऑफ इंडिया ने अंग्रेज़ों में अनुवादित दलित कविताओं और कहानियों का जो विशेष एक टाइम्स वीकली अंक क्या कर दिया था, जारी कर दिया था। उसके बाद प्रमुख कवि भी आते हैं इसमें, जैसे कि दया पवार,
ये सब क्या थे, एक अन्य कवि थे। तो मतलब कि इसमें ओवरऑल ये बातें बताई गई है कि सबसे पहले कि दलित पैथर्स आंदोलन चलाया गया था, उसमें कौन कौन लोग शामिल हुए थे। जो दलित ये आंदोलन चलाया गया था, दलितों के लिए चलाया गया था। उसके बाद भीमराव अंबेडकर आती है, उन्होंने लोगों से बौद्ध धर्म में परिवर्तन लाने के लिए, बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए कहा था, क्योंकि उनके साथ 1928 में पानी के अधिकार को लेकर क्या हुआ था, भेदभाव हुआ था। उसके बाद इसमें कुछ लेखकों के बारे में बता रखा कि कौन से लेखक की क्या भूमिका रही है। तो इसमें हमें ये समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारी कुछ किताबें यानी कुछ बुक्स आती है जिन लोगों ने वो लिखी थी। सबसे पहले आता है बलुंत। बलुंत एक सबसे आकर्षक और एक भेदभाव को दूर करने वाली एक मेन और महत्वपूर्ण क्या थी, पुस्तक थी, जिनको लोगों ने बहुत ही ज़्यादा क्या किया था, सपोर्ट किया था। उसके बाद आता है त्र्यंबक संपकाले 1976 में, जो क्या करी गई थी, प्रकाशित की गई थी। और उस जब उन्होंने ये बुक प्रकाशित की थी ना, यानी कि पब्लिश की थी, उनको उसी वर्ष यानी कि उसी ईयर में उनको मराठा कविता के लिए क्या गया था, पुरस्कार भी दिया गया था। उसके बाद आते हैं हमारा एक 1959 में एक रोमांटिक कविता प्रकाशित की गई थी। और उसके बाद जब ईयर आता है ना 1973 में, उसने अपनी कविता का जो नाम था क्या कर लिया था, उन्होंने अपनी कविता का नाम चेंज कर लिया था। उन्होंने अपनी कविता का नाम गांव कुसा बाहेरिल बाहेरिल रख दिया था। ये कौन व्यक्ति थे, इनका नाम था वामन निंबलाकर। ओके, उन्होंने अच्छी सी पुस्तक क्या करी थी, प्रकाशित की थी। और ये बहुत ही जाने जाने वाली पुस्तक थी, निंबालकर, वामन निंबालकर। उसके बाद आता है आती है कुछ महिलाओं का योगदान भी इसमें महत्वपूर्ण था। और इसमें मतलब कि महिलाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण था। ये महिलाओं के साथ भी दलित से रिलेटेड भी भेदभाव या कि अत्याचार किए जा रहे थे, वो भी इस अत्याचार से तंग आकर बहुत सारी लेडीज़ थी। उन्होंने भी क्या करा था, फिर पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया था। जैसे कि मैं बात करती हूँ, इसमें 1939 में हीरा बंसोडे नाम की एक महिला आई थी, जिन्होंने भी क्या करा था, इस आंदोलन में भाग लिया था। नई नई किताबें और आवाज़ उठाई, नई किताब लिखी और आवाज़ उठाई। मीना गजम्बिये 1957 में आई थी, इन्होंने भी अपनी कविताएं प्रकाशित की थी। महिलाएं इन कविताओं को लिख रही थी, बुकों को लिख रही थी, क्योंकि वे मतलब कि क्योंकि ना वो उन अपने इन सब भेदभाव से, इन सब से क्या आ गई थी, अत्याचारों से बिल्कुल तंग आ गई थी। इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया था कि अब हम भी अपनी आवाज़ उठाएंगे अपने लिए। नई भाषा, नए जीवन के अनुभव, काव्य प्रेरणा और नए स्रोतों के लिए उन्होंने नए लेखकों यानी कि जो परिषद और उच्च जाति के लोग थे, उनको उसमें क्या किया था, शामिल किया था। उसके बाद जो दलित जो लोग थे वो मतलब कि उनके बहुत ही ज़्यादा शोषण किया जाता था। आगे हम पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो ग्राम दलित लोगों के लिए शिक्षित की व्यवस्था की गई, गरीबी को दूर किया गया था, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे थे, अपनी उस अपवित्रता को भूल नहीं पा रहे थे, जो उनके साथ पहले भेदभाव किया गया था, किया जा रहा था, उनको वो क्या कर रहे थे, वो भूल नहीं पा रहे थे और पूर्ण मानव अधिकार की मांग कर रहे थे कि हमें पूरा अधिकार दिया जाए। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा दलित साहित्य। दलित साहित्य क्या था, दलित साहित्य कोई मनोरंजन नहीं था या कि कोई मनोरंजन के भी लोगों के मनोरंजन के लिए कार्य हुआ था, नहीं। दलित साहित्य वह था जो दलित लोग अपने इन अत्याचारों को और इन भेदभाव को दूर करने के लिए यह अपनाया, मतलब कि दलित साहित्य को अपनाया गया था।
यह बिल्कुल एक नया दृष्टिकोण था, ताकि इसमें लोग शामिल हो सके और जो ये भेदभाव है इसको दूर किया जा सके। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शोषण और पुराने शोषण जो हो रहे हैं ना उनको उजागर करना था। दलितों द्वारा क्या करना था, उनको उजागर करना था। फिर आते हैं प्रमुख विचारक और उनकी विचारधारा क्या थी, जैसे कि अर्जुन ढसाले का दृष्टिकोण। वो एक प्रसिद्ध मराठी दलित लेखक और सांप्रदायिक और कार्यकर्ता। अर्जुन ढसाले का कहना था कि जो दलित साहित्य है वो उसकी जो पहचान विद्रोह और नकारात्मकता से होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके साथ नकारात्मक के साथ भेदभाव किया जाता है। उनको किसी भी प्रकार की जो उपलब्धियाँ समान रूप से नहीं दी जाती है। फिर आता है हमारा अधिकार और पहचान का दावा। यह वंचित, शोषित और हाईसे पर धकेले गए लोगों की पहचान को दृढ़ता से स्थापित करने का साहित्य था। उसके बाद हम आते हैं क्रांतिकारी और राजनीतिक स्वरूप है। राजनीतिक जैसे कि राजनीतिक प्रतिबद्धता, चूँकि यह साहित्य समाज के दबे कुचले लोगों के लिए शुरू किया गया था, तो इसमें क्रांतिकारी और परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन करना तो नॉर्मल ही था। और उसके बाद जो हमारा आता है वो वैचारिक अधिकार पर बहस थी। मतलब कि लोग यह दावा कर रहे थे कि पूरी तरह से नहीं होगा, यानी कि सभी दलित लेखक किसी एक ही कट्टरपंथी विचारधारा जैसे कि समाज या मार्क्सवाद से पूरी तरह बंधे हुए थे। इससे वैचारिक आयाम बहुत व्यापक थे। मतलब कि यह साहित्य पूरी तरह से क्रांतिकारी है। लोगों को क्या करना था, अब अपने शोषण और अत्याचार से बचना ही था, इसलिए उन्होंने इस विचारधारा को अपनाया। ओके, ये था हमारा दलित साहित्य क्या है। यानी कि दलित साहित्य वो नहीं कि बस सिर्फ मनोरंजन के लिए कार्य करना, नहीं, वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद आते हैं कुछ विचारधारा जैसे कि अर्जुन नाम के एक व्यक्ति आते हैं। उसके बाद हमारे राजनीतिक प्रतिबद्धता और वैचारिक कुछ आयाम आते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। दलित जो लोग थे वो अपने अधिकारों को पाने के लिए चुनौतियाँ कर रहे थे, क्रांतियाँ लड़ रहे थे। तो इन क्रांतियों को और उनकी इस हिम्मत को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, उन्होंने कट्टरपंथी यानी कि रेडिकल शब्द का यूज़ किया था। उसके बाद आता है हमारा मतलब कि उन्होंने ना सभी सही पारंपरिक साहित्य को, इतिहास को खारिज कर दिया था। उन्होंने इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि वो इतिहास उनके लिए बना ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ जब इतने सारे भेदभाव होते हैं तो वे इन सब को कैसे मान सकते हैं। उनके साथ हिंसा, संघर्ष, मृत्यु, अपमान, लालसी, यहाँ तक कि दयनीय स्थितियों की कठोरता सच्चाई के बिना वो बिना डरे दिखाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अब हम इस चक्कर में नहीं फंसने वाले, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, अपना अधिकार चाहिए। उनके बाद वो जुड़ाव, सहानुभूति के साथ क्या करते थे, कार्य करते थे। उसके बाद आता है मेन चीज़ कि उनकी भाषा के विरोध, मतलब कि वो अपनी भाषा के विरुद्ध, मतलब कि उन्होंने अपनी भाषा को अपनाने से मना कर दिया था। वह स्वर्णों की उस भाषा का विरोध करते हैं जो शोषितों को क्या करती है, अलग अलग करती है। मतलब कि ऐसी भाषा जो हम अलग बोले, कोई और अलग बोले, वह ऐसी भाषा को खारिज करती है। उनका मानना था कि जो भाषा सब बोलते हैं वही हमारे साथ यूज़ करी जानी चाहिए, ना कि गंदी या फिर बेकार की लैंग्वेज। उसके बाद ऐसी भाषा, उन्हें बारीकी विवरणों को ऐसी भाषा में लिखा जाता है जो बेहतर स्पष्ट, सीधी हो, विस्तृत हो, जिनके साथ कोई अपमानजनक वर्डों का क्या करा जाए, यूज़ ना करा जाए। वो ऐसी भाषा का समर्थन कर रहे थे दलित लोग। उसके बाद ये कुछ मुख्य बिंदु आ जाते हैं। तो बस दलित जो साहित्य थी वो क्या थी, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। अब इससे रिलेटेड जो चैप्टर आगे का रह गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।